हम शब्द की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि शब्द क्या है। अगर कोई आपसे पूछे तो बताना वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्थक समूह। मतलब वर्णों का केवल समूह नहीं बेटा, वर्णों का ऐसा समूह जो एक निश्चित अर्थ देता हो उसे शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम मकल लिख दें, अब ये वर्णों का समूह तो है, पर अगर कोई कहे कि क्या ये शब्द है तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो केवल वर्णों का समूह शब्द नहीं है, वर्णों का सार्थक समूह, मतलब जिसका एक फिक्स अर्थ हो, निश्चित अर्थ हो। जैसे हमने कहा राम, राम कहने से एक व्यक्ति का बोध होता है। उसके बाद आम, आम कहने से एक फल का बोध होता है, कलम से एक वस्तु का बोध होता है। तो ये समझ गए आप लोग? यहां तक समझ गए? दूसरा है, हम चर्चा करेंगे शब्दों का विभाजन, कि शब्दों को कैसे, शब्द से देखिए, शब्दों से एक ही क्वेश्चन बनता है बेटा, या तो इसकी परिभाषा से क्वेश्चन बनेगा या शब्दों के विभाजन से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है? नहीं नहीं, अभी तो शुरू किया, अभी तो शुरू किया। तो अब आप देखो यहां शब्दों का विभाजन, शब्दों को कई तरह से विभाजित किया जाता है। पहला जो शब्दों का विभाजन है बेटे, वो सबसे ज्यादा आज तक की आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। आज तक आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछा गया है। तो मेरे बच्चे, ऐसा ट्रिक दूंगा कि जिंदगी में भूलेगा नहीं। रचना, एक दो तीन, कितना हो गया? रचना, एक दो तीन। इसका मतलब फिक्स है कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। किन कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। क्लियर? सबको क्लियर? बिल्कुल तेजी से जुड़ते रहिएगा। देखो, रूढ़ वे शब्द हैं जो वर्णों से मिलकर बनते हैं। ठीक है? और इनकी एक खास बात और होती है बेटे, एक खास बात और होती है। देखो कि अगर आप इनका खंड करोगे ना तो ये वर्णों में ही टूटेंगे। जैसे अगर आप मान लीजिए कहीं भी लिखा है पंख, पंख। अब अगर हम पंख को खंड करें, अलग अलग करें, तो पंख अलग, ख अलग, ये दो वर्ण है। पंख एक वर्ण है, एक वर्ण ख। इसका मतलब पंख कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द। कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। बिल्कुल समझ गए बेटा? हाँ। तो देखिए मैंने यहां दिया, जैसे राम, इसे आप अलग करो तो रा अलग और म अलग। आगरा, आ अलग, ग अलग, रा अलग। क्योंकि इसमें दो शब्द नहीं बनेंगे। कभी भी आप देख लो, कोई दो शब्द से बताओ कि बने हैं। तो रूढ़ का मतलब क्या? वे शब्द जो वर्णों से बनते हैं और खंड करने पर वर्णों में ही टूटते हैं। यौगिक, यौगिक का मतलब होता है जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। किससे बनते हैं मेरे बच्चे? दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, ध्यान रखना बेटे, क्या? कि ये जो है, जब आप इनका खंड करते हो तो दो शब्दों में टूट जाते हैं, दो शब्दों में टूट जाते हैं। दूसरी चीज, इनके दोनों शब्द मिलकर केवल एक अर्थ देते हैं, केवल एक अर्थ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, आपने सही कहा। रूढ़ का मतलब है जिसका खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, वो रूढ़ है। लेकिन जो कम से कम दो सार्थक शब्दों में टूटे वो यौगिक है। लेकिन इसका शर्त क्या है? कि दोनों शब्द मिलकर केवल एक अर्थ देने चाहिए, केवल एक। जैसे हमने यहां लिया है पान दान, पान, ये दो शब्दों से, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि पान और दान दो शब्दों से मिलकर बना है। पान रखने का, पान रखने की वस्तु, पान रखने का कटोरा। ठीक है? तो अब देखिए इसका केवल एक अर्थ है, पान रखने का कटोरा। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा। यौगिक में आपको दो बातें केवल ध्यान रखनी है। जब इसको खंड करेंगे तो ये कम से कम दो सार्थक शब्दों में टूटेगा और दोनों का केवल एक अर्थ होगा, एक से ज्यादा अर्थ नहीं होगा। सब्जी मंडी, सब्जी प्लस मंडी, सब्जी बेचने का स्थान, केवल एक अर्थ है। देखिए दो शब्द से मिला केवल एक अर्थ। दूध वाला, दूध धन वाला, दूध पहुंचाने वाला, या न, अच्छा मैंने एक बार गलती से एक जगह ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते समय मैंने कह दिया दूध देने वाला। अब एक महोदय ने हाथ उठा दिया, मैंने कहा भैया क्या दिक्कत है? बोले सर दूध देने वाला नहीं होगा, दूध पहुंचाने वाला होगा, क्योंकि दूध देती तो भैंस है।
मैंने कहा और गाय है, मैंने कहा हाँ यार गलती हो गई, तब से हमने ये चेंज कर दिया, तब से हम दूध वाला का बताते हैं दूध पहुंचाने वाला, दूध देने वाला नहीं कहते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ दो पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, पुस्तक के लिए कमरा या मकान या घर। तो देखो दो बातें केवल ध्यान रखना बेटा, फिर से बता दे रहा हूं लास्ट बार, क्या कि यौगिक वे शब्द हैं जो कम से कम दो शब्दों से मिलकर बने और दोनों का केवल एक अर्थ, एक से ज्यादा अर्थ। अब आ जाते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ का मतलब है बेटे कि वे शब्द जो कम से कम दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन यहां देखिए मैंने लिखा है कई अर्थ देते हैं, हम एक अर्थ लेते हैं बाकी को छोड़ देते हैं। ये योग रूढ़ वे शब्द हैं जो दो शब्दों से मिलकर ये भी बनते हैं, पर यौगिक और इनमें अंतर क्या है, यौगिक केवल एक अर्थ देता है, ये बेटा कई अर्थ देते हैं और हम उनमें से एक अर्थ लेते हैं बाकी को छोड़ देते हैं। जैसे आप यहां उत्तर देखें, जलद, जलद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जल धन द। अब आप कहोगे कि गुरुजी द कौन सा शब्द है, द कौन सा शब्द है, तो ध्यान रखना बेटा, अगर कोई वर्ण एक पूरे शब्द का प्रतिनिधित्व करे तो वो शब्द हो जाता है, वर्ण नहीं रहता। द का मतलब होगा देने वाला, तो ये वर्ण है, ये शब्द है, ये वर्ण नहीं। ठीक है, जलद पानी देने वाला। अब देखो पानी हमें कहां से मिलता है, पानी हमें नल से मिलता है, तालाब से, नदी से, बादल से और समुद्र से, सही है कि नहीं। लेकिन जलद का मतलब केवल बादल, जलद का अर्थ क्या है, केवल और केवल बादल, न नदी, न नल, न तालाब, न नदी, न समुद्र। तो अब आप दोनों का अंतर देख लिए कि यौगिक के केवल एक अर्थ थे, पर योग रूढ़ में उसी शब्द के कई अर्थ होंगे, कई अर्थ होंगे, और हमने एक शब्द के कई अर्थ होंगे पर हमने एक लिया बाकी को छोड़ दिया। ठीक है बेटा, एक लिया बाकी को छोड़ दिया। चलो अच्छा, इसके बाद यहां तक सबको क्लियर हो गया, यहां तक सबको क्लियर हो गया। चलिए आगे, बस यही थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, अब आ गया दूसरा, दूसरा आ गया मेरे बच्चे, ये भी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के भेद। स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अब देखो इन चारों को समझ लो। तत्सम का मतलब है कि जैसे संस्कृत में थे, हाँ, हाँ जैसे संस्कृत में थे हूबहू वैसे हिंदी में आ गए, वो तत्सम है। तत्सम, तत् माने उसके, सम माने समान, तो उसके समान मतलब संस्कृत के समान, अर्थात जैसे संस्कृत में सेम टू सेम हिंदी में। जैसे अग्नि, प्रकाश, पत्र, सूर्य, माता, ये तत्सम है, ये बिल्कुल ऐसे संस्कृत में है, ऐसे सेम हिंदी में। ठीक है बेटा। दूसरा तद्भव, तद माने उससे, भव माने उत्पन्न, जो उससे उत्पन्न हुआ है, बना है, पर हिंदी में आते आते बदल गया, मतलब है उसी के घर का पर थोड़ा सा खा पी के ना मोटा हो गया है, चेहरा बदल गया है, पहचान में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो है उसी के घर का, मतलब जो संस्कृत से हिंदी में आते आते विकृत हो गए। जैसे वहां जो है, जैसे उजाला, ठीक है, या उजला कर लीजिए, वहां उज्जवल शब्द था, यहां उजला हो गया। वहां कर्पूर शब्द था, यहां आकर कपूर हो गया। वहां संध्या शब्द था, यहां साँझ हो गया। वहां हस्त शब्द था, यहां हाथ हो गया। तो तद्भव समझ में आ गया बेटी। देशज, देशज सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वे शब्द जो हैं तो, पर ये पता नहीं कहां से आए हैं, मतलब इनका, इनके माँ बाप का कोई अता पता नहीं, दिमाग में आप बैठ गया, कभी नहीं भूलोगे ना कि इनके माँ बाप का कोई अता पता नहीं, ये हैं तो इस धरती पर, लेकिन कहां से आए हैं कोई जानकारी नहीं है। मतलब वे शब्द जो प्रयोग तो होते हैं लेकिन इनकी उत्पत्ति ज्ञात नहीं है। नोट करना, जितने शब्द दिए हैं सब इंपॉर्टेंट छाट के दिए हैं, लोटा, पगड़ी, थैला, गड़बड़, फुनगी, ठेठ, धड़ाधड़, जूता। देखिए अब यहां याद रखिएगा, जो ध्वनि सूचक शब्द होते हैं वो धड़ाधड़, फटाफट, फटाफट, ये ध्वनि सूचक शब्द यहां आते हैं। दूसरा विदेशज,
विदेशज माने जो दूसरी भाषा से आए पर हिंदी में ऐसे घुल मिल गए कि आज हमें, देखो मैं यहाँ उदाहरण दूंगा, हमें लगता ही नहीं कि यार हम जो है जो है ये दूसरी भाषा वाले हैं। अब देखो आलमारी, हम सारे आलमारी ऐसे लगता है जैसे हमारी भाषा का ही शब्द है, लेकिन आलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है बेटा ना। मेरे बच्चे रिक्शा, हम सब गए रिक्शा वाले जो है रिक्शा वाले ना, ऐसा लगता है जैसे हमारी भाषा का है, पर रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। अब ये हमारी भाषा में ऐसा घुल मिल गया है कि हमें अपना ही लगने लगा है। गोभी भैया खूब खाते हो, धड़ाधड़ फूल गोभी, बंद गोभी, ले गोभी, दे गोभी है। तो गोभी जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। चाय खूब पीते हो सुबह शाम दोपहर है, कि चलो भैया चाय पियाए, एक कप जो है चाय पियाते हैं, थोड़ी ताजगी आ जाएगी, तो ये चीनी भाषा का शब्द है। पटाखा खूब दिवाली में फोड़ते हो भड़ाभड़ भड़ाभड़, ये पश्तो भाषा का शब्द है। ठीक है, तो इस तरह से वे शब्द जो दूसरी भाषा से आए और हिंदी में मिल गए, वे जो है विदेशज है। अच्छा एक बात और सुनो, अब ये चार हो गए, इन्हें छोड़ दो, यहाँ नंबर मत डालो। देखो अब आप एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब अलग अलग होंगे तो उनका कुछ तो कुछ आपसी मेलजोल हो जाएगा, और जब आपसी मेलजोल हो जाएगा तो ये संकर शब्द बन जाएंगे। तो ये हमारे स्रोत में नहीं है, ध्यान रखना बेटे। डायरेक्ट एक प्रश्न पूछता है, निम्न में कौन सा स्रोत या इतिहास के आधार पर भेद नहीं है, और उसमें जो है हाँ नहीं यार आलमारी है, आलमारी यार। देखो एक बात बताऊं, भाव को समझो यार, भावनाओं को समझो, शब्दों में क्या रखा है। ब्रिजेश जी भावनाओं को समझो। हाँ बिल्कुल प्रीति जी, मैं यही बात आपको समझाने जा रहा था मेरे बच्चे। जब स्रोत, इसीलिए मैंने यहाँ देखो चार साफ साफ लिखा है। जब स्रोत के आधार पर पूछेगा तो चार, यही कभी कभी फंसाता है कि स्रोत के आधार पर कौन नहीं, और बीच में संकर दे देता है। तो संकर जो है ये स्रोत के आधार पर नहीं है। संकर कौन है, जो दो अलग अलग भाषा के शब्द आपस में मिल गए ना, तो वो संकर हो गए। जैसे छाया संस्कृत का शब्द है, दार फारसी का शब्द है, अब दोनों मिला तो छायादार संकर शब्द बन गया। ठीक है। दूसरा पान हिंदी का शब्द है, दान फारसी का शब्द है, दोनों मिला तो पानदान बन गया। बिल्कुल पूछेगा भैया। रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है, दोनों मिला तो रेलगाड़ी बन गया। तो ये सारे हो गए, और शब्द में है ही क्या। ठीक है आदित्य जी वेरी गुड, आप यहाँ जुड़े रहिए बस। ठीक है, शेयर करते रहिएगा, साथियों को तक पहुंचाते रहिएगा, क्लास को शेयर जरूर करते रहिएगा सारे लोग। ठीक है बेटा, खूब जम के। चलिए नेक्स्ट, तो यहां तक समझ में आ गया बेटा कि स्रोत या इतिहास के आधार पर चार भेद हो गए। अगला जो है हमारा वो है रूप या प्रयोग के आधार पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आता है अक्सर बच्चों को परेशान कर देता है, जान नहीं पाते बच्चे। तो रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, कैसे याद रहेगा, रूप एक दो ना। रूप के आधार पर दो हैं, कौन कौन से, विकारी और अविकारी। देखो विकारी वे हैं बेटे जो लिंग वचन बदलने पर बदल जाते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं, लड़का, अब लड़का का हमने लिंग बदला तो ये लड़की हो गया, इसका मतलब लड़का विकारी। और लड़का शब्द क्या है, संज्ञा है, इसका मतलब संज्ञा विकारी होती है। जैसे अपना, अपना का हमने वचन बदला तो अपने हो गया, लिंग बदला तो अपनी हो गया, तो अपना क्या है, विकारी है, सर्वनाम है। इसी तरह से जाता, अब इसका लिंग बदला तो जाति हो गया, इसका मतलब क्रिया भी विकारी है। और मोटा, मोटा का जब लिंग बदला तो मोटी हो गया, इसका मतलब विशेषण भी विकारी है। तो हम ये देख रहे हैं संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण ये विकारी होते हैं। और ध्यान रखना बेटे, क्रिया विशेषण संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय अविकारी। दोनों समझ में आ गया, दोनों समझ में आ गया मेरे बच्चे। विकारी और अविकारी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। थोड़ा शेयर करते रहिएगा, बहुत जबरदस्त ढंग से शेयर करना है। ठीक है, आज 1000 प्लस संख्या चलनी है, अभी हम 500 भी नहीं पहुंचे हैं, 1000 प्लस आज चलना है बेटा। ठीक है, हाँ भैंस के भैंसनी होगा सर, अरे वाह क्या बात। देखो यार एक बात बताऊं, हिंदी का यही तो मजा है, हिंदी में किसी शब्द का कुछ बना लो है। बफरिंग बिल्कुल नहीं हो रहा है सुनीला जी, बिल्कुल बफरिंग नहीं हो रहा है। आप अपने यहाँ जो है अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए, यहाँ बिल्कुल बफरिंग नहीं है, एकदम जोरदार नेट चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक और बचा है, चलो हो गया।
चलो यहां तक हो गया बेटे ना। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, एक मैं आपको और एक और करा दूं, एक और कर लो क्या, यहां में अर्थ के आधार पर, अर्थ के, बस इतने में से ही पूछेगा, अर्थ के आधार पर, अर्थ एक दो, अर्थ के आधार पर दो भेद होते हैं। पहला होता है जिसे हम सार्थक कहते हैं। सार्थक मतलब वे शब्द जिनका अर्थ निकले, ठीक है बेटा, वे शब्द जिनका अर्थ निकले वे सार्थक हैं, जैसे राम, मोहन, लड़की वगैरह वगैरह, ये सार्थक हैं क्योंकि इनका एक निश्चित अर्थ है। राम माने एक व्यक्ति, मोहन माने एक व्यक्ति, कलम माने एक वस्तु, न आगरा माने एक स्थान, ठीक है। और दूसरे जो होते हैं बेटे वो निरर्थक होते हैं। कौन होते हैं? निरर्थक। निरर्थक मतलब जिनका अर्थ न निकले। निरर्थक का मतलब क्या होता है? जिनका अर्थ न निकले वे निरर्थक हैं। जैसे अगर हम कह दें मकल, ठीक है, कमल, तो ये सब क्या है? इनका कोई अर्थ नहीं, तो ये निरर्थक है, ठीक है। हाँ, क्लियर हो गया। तो जितने भेद होते थे सब करा दिया, सब बता दिया, बिल्कुल उदाहरण सहित पढ़ा दिया भैया। अब इससे ज्यादा क्या लोगे है? अब आज इतनी मेहनत किया है तो 1000 प्लस तो जाना ही चाहिए ना। नहीं नहीं बेटा, भैंसिनी कोई शब्द नहीं होता रोहिणी जी, ये तो बस आपने कहा, हमने भी हंसी में कर दिया कि हिंदी की यही तो खासियत है भैया। चाहे जो है, अब बहुत से लोग जैसे शुद्ध शब्द होता है डॉक्टरनी, बहुत से लोग कहते हैं कहाँ जा रहे हैं भैया? डगडराइन के यहाँ जा रहे हैं, डगडराइन बना दिया है, डगडराइन। अब ये डगडराइन कोई शब्द थोड़ी है, डॉक्टरनी के पास जा रहे हैं, डॉक्टरनी कोई शब्द थोड़ी। तो इसलिए ध्यान रखना कि शब्द जो शुद्ध है वही होते हैं। चलो बेटा, अब आपने यहां तक सारी चीजें देख ली, अब आओ चलो, अब क्वेश्चन शुरू करो, फटाफट उत्तर दो। शब्द होते हैं ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय, स्वरों का मेल, स्वर व्यंजन का मेल, निरर्थक और सार्थक शब्दों का मेल। अब जल्दी जल्दी जो है उत्तर दो, और संख्या आज 1000 प्लस होनी चाहिए, मुझे बस इतना पता है, हैं? हाँ, चलिए बेटा जल्दी करो। सी, कुछ लोग ए का उत्तर दे रहे हैं, कुछ सी का उत्तर दे रहे हैं, कुछ डी का भी। अभी मैंने बताया था, अभी मैंने बताया था कि जो है ध्वनि के मेल से बने या वर्णों के मेल से बने सार्थक शब्द समुदाय जो होते हैं वही शब्द कहलाते हैं। स्वर व्यंजन का मेल, अब एक बात मुझे बताओ, मकल में भी तो स्वर व्यंजन का मेल है, ये कहां से शब्द है बताओ मुझे। इसीलिए मैंने जानबूझ के ये ऑप्शन दिया था सी वाला, ताकि परीक्षा में फंसा ना सके मेरे बच्चे। स्वर व्यंजन का मेल, वर्ण की याद रखना, शब्द की जब भी परिभाषा होगी उसमें सार्थक जरूर लगा होगा, नोट कर लो इस चीज को। शब्द की जब भी परिभाषा होगी उसमें सार्थक जरूर लगा होगा, सार्थक नहीं लगा है तो समझो गलत है, ठीक है बेटा। ए इज द राइट आंसर। सबको क्लियर हो गया? सब ए का उत्तर दे रहा है, संख्या फटाफट बढ़ाते रहिएगा। मौलिक शब्द किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, मैं देखूं इसका सही उत्तर कौन देता है। मौलिक शब्द, दो स्वरों का मेल, दो अक्षरों का मेल, ठीक है। अभी मात्र 517 हुए हैं, मैं मुझे तो लगा था इतनी देर में 800 पहुंच जाएंगे। दो स्वरों, क्योंकि शुरू किए हुए क्लास लगभग 20 मिनट हो गया, तो भैया हमें तो लगा था कितनी देर में 800 पहुंच जाएंगे। तो जल्दी एक बार शेयर करेंगे, एक बार झूम के शेयर करेंगे, झूम के शेयर करेंगे एक बार, और जरा चलते हाथों लाइक का बटन भी दबा देंगे, ठीक है। तो देखो मेरे बेटे, मौलिक शब्द किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल, क्या बात है, जो सी का उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं वे मौलिक कहलाते हैं। दो अक्षरों के मेल वाले नहीं होते हैं, ध्यान रखना, इसे नोट कर लेना कहीं। इसीलिए मैंने कहा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। दो शब्दों के मेल से, जैसे सब्जी धन मंडी बराबर सब्जी मंडी, सब्जी धन मंडी बराबर सब्जी मंडी, तो ये क्या है? ये मौलिक शब्द। तो जो, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, और आप में से बहुत से लोगों ने सही उत्तर दिया है, बहुत से उत्तर लोगों ने सही उत्तर दिया है, बस थोड़ी संख्या ध्यान रखना।
खींचे रहो, 1000 डका दो आज, आज मेरे हीरो 1000 डका दो ना, ठीक है। हाँ चलो अगला क्वेश्चन ले ले मेरे बच्चे। शब्दांश और शब्दों के मेल से जो वचन होता है वो क्या कहलाता है? शब्दांश और शब्दों के मेल से जो विकार होता है वो क्या कहलाता है? मूल शब्द कहलाता है, यौगिक शब्द कहलाता है, जल्दी से बताइएगा। हाँ देखिए, याद रखना, शब्दांश और शब्दों के मेल से आप ये कहिए जो शब्द बनते हैं, जो शब्द बनते हैं, ठीक है, वह क्या कहलाते हैं? अब लोग मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। बी, क्या बात है, बिल्कुल। देखो मैं बताऊं बेटे, शब्दांश, नोट करो मेरे बच्चे, शब्दांश या शब्द के योग से दो शब्द बनते हैं। कौन कौन से? एक तो यौगिक बनते हैं मेरे बच्चे, और दूसरे योग रूढ़ बनते हैं। तो हम देख रहे हैं यहां विकल्प में योग रूढ़ है ही नहीं, योग रूढ़ है ही नहीं, तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया? यौगिक हो गया। क्लियर? तो शब्दांश या शब्दों के मेल से, शब्दांश या शब्दों के मेल से जो है जो शब्द बनते हैं उन्हें यौगिक और योगरूढ़ कहते हैं। तो चूंकि विकल्प में केवल यौगिक है, सो यौगिक इज द राइट आंसर। बिल्कुल, हर हर महादेव भैया, बिल्कुल हर हर महादेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और आप लोग संख्या ध्यान रखिएगा भैया, खींचे रहिएगा। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी बताना, मैं देखूं कौन इसका सही उत्तर देता है। सही उत्तर कौन देता है? ठीक है, जल्दी उत्तर बताना बेटे। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? क्या बात है यार, आप बताओ। अनन्या जी, पूजा जी, प्रियंका जी, रागिनी जी, सोनी जी, सब तो सही उत्तर दे रहे हैं, सब सही उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल। शब्दांश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? एक होता है आपका प्रत्यय, और दूसरा होता है उपसर्ग। क्या होता है बेटा? प्रत्यय और उपसर्ग। तो इस तरह से शब्दांश दो प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से? प्रत्यय और उपसर्ग। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पर। लंबोदर शब्द, ठीक है, लंबोदर शब्द किसका रूप है? लंबोदर किसका रूप है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। अच्छा ये बताओ, समझाऊं कि ट्रिक दूं? जल्दी से बताओ, लिखो जल्दी, कमेंट में लिखो, ट्रिक चाहिए या कॉन्सेप्ट, जो चाहिए जल्दी बताओ। ट्रिक चाहिए या कॉन्सेप्ट, जल्दी बताओ। अरे एक लंबोदर कर लोगे, और बाकी शब्दों का क्या? जल्दी से बताओ बेटा, ट्रिक चाहिए या कॉन्सेप्ट चाहिए, जल्दी बताओ, जो पहला लिख करके आ जाएगा। अच्छा समझाएं, अच्छा ट्रिक, दोनों चीजें लो, दोनों ले लो। सुनो बेटे, देखो, वे शब्द जिनके एक से ज्यादा अर्थ हो ना, वे शब्द जिनके एक से ज्यादा अर्थ हों, और हम एक ले बाकी छोड़ दें, और हम एक लें बाकी छोड़ दें, उनको कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? योग रूढ़, या क्या कहते हैं? योग रूढ़ ना। जैसे लंबोदर, अब यहां देख लो आप, लंबोदर, लंबा, लंबा का मतलब यहां बड़ा है, उदर माने पेट, तो लंबोदर का मतलब हो गया जिसका पेट निकला है, जिसका पेट निकला है। मेरी तरफ इतने ध्यान से मत देखना, मैं पहले बता दे रहा हूं, मैं बहुत बहुत बुरा है, हाँ मैं बता दे रहा हूं। अरे यार, खाते पीते घर के अकेले हम ही थोड़ी हैं दुनिया में, बहुत से लोग हैं। अब देखो, जिसका पेट निकला, चलो मान लो मेरा पेट निकला है तो विजय भी लंबोदर है। मान लो राम का पेट निकला है, राम भी लंबोदर है। मान लीजिए अजय का पेट निकला है, अजय भी लंबोदर है। मान लीजिए देवताओं में गणेश जी का पेट निकला है तो गणेश जी भी लंबोदर है। लेकिन अब एक बात बताओ मुझे, क्या हम लंबोदर का मतलब विजय लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे बेटा, ठीक है, मैंने अपने को बचा लिया। देखो, राम को भी बचा दिया, अजय को भी बचा दिया, क्यों? लंबोदर माने केवल गणेश जी। तो हमने क्या कहा? कई अर्थ में एक ले बाकी को छोड़ दें ना। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं राममूर्ति जी, मैंने आपसे कहा था। हाँ,
पीतांबर बता दूंगा बेटा। पीतांबर जो होता है, पीतांबर का मतलब होता है बहुव्रीहि समास योग रूढ़ से। ठीक है, चलिए मैं बताऊंगा। अब सुनो बेटा, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब ट्रिक ले लो, ट्रिक ले लो। देवी देवताओं या अन्य के, लो बेटा ट्रिक ले लो, पर्यायवाची, लो ये ट्रिक ले लो, सदैव योग रूढ़ होते। देखो दोनों दे दिया। अगर आपने कहा, मैंने कहा संख्या दिखाओ मुझे, तो बता तो मैं सब दूंगा। देवी देवताओं और अन्य के जितने भी पर्यायवाची होते हैं सब योग रूढ़ होते हैं। लंबोदर माने गणेश जी, लंबोदर माने गणेश जी। जैसे आप कहिए चतुरानन, चतुरानन भी जो है योग रूढ़ है। क्यों? चतुरानन माने ब्रह्मा जी। ठीक है, इसी तरह से आप कहिए त्रिनेत्र, त्रिनेत्र भी योग रूढ़ है। क्यों? त्रिनेत्र माने शिव जी। तो जितने भी देवी देवताओं के या अन्य के पर्यायवाची होंगे वो सब योग रूढ़ होंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? संख्या पर ध्यान दो भाई। देखो संख्या बहुत कम है, मजा नहीं आ रहा, मजा बिल्कुल नहीं आ रहा। अभी 600 आप मात्र पहुंचे हो यार, है? अर्थ के आधार, अर्थ के आधार पर दो भेद होते हैं शब्द के बेटा, सार्थक और निरर्थक। बस चार की बात ही नहीं है। निम्नलिखित में यौगिक शब्द की पहचान करें। इसमें कौन सा शब्द यौगिक शब्द है आपको पहचान कर बताना है। जल्दी बताना बेटा। आगमन, जलज, काम, कक्षाध्यापक। सुनो बेटे, देखो पहले तो मैं आपको यहां एक तरीका बताता हूं। जो शब्द, पहले मेरा एक तरीका, वर्णों में टूटे वह रूढ़ होता है। अब आप कहोगे कि गुरुजी पूछ यौगिक रहा है और आप बता रूढ़ रहे हो, उसका कारण है विकल्प कम हो जाएंगे। जैसे काम, अब काम को अलग करोगे तो का प्लस म, ये वर्णों में टूट रहा है, इसका मतलब ये रूढ़ है, ये हमारा उत्तर नहीं है। दूसरी चीज, अभी हमने कहा था आपको कि जो है अगर एक बात और नोट कर लो, जल ज, ये दो शब्दों से मिलकर बना है जल धन ज। अब आप कहोगे कि गुरुजी ज तो वर्ण है, तो जब कोई वर्ण पूरे शब्द का नेतृत्व करता है तो वो वर्ण नहीं शब्द हो जाता है, जलज। अब ध्यान रखना, एक ट्रिक देता हूं, फिर नोट करो। क्या? जल के किसी भी, बहुत बढ़िया ट्रिक है, और जो ये दोनों रख लोगे तो योग रूढ़ के 70% प्रश्न सॉल्व होंगे। पर्यायवाची के, जल के किसी भी पर्यायवाची के अंत में यदि ज, द या धी लगा हो, क्या लगा हो मेरे बच्चे? ज, द या धी लगा हो तो वो योग रूढ़ होता है। तो यहां जल धन जो, इसका मतलब ये भी हमारा उत्तर नहीं है, ये जो है क्या है? योग रूढ़। क्लियर? अब बचा आगमन, आधन गमन। नहीं, आधन गमन, आ तो उपसर्ग है, आधन गमन, और आप जानते हैं उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता, तो ये रूढ़ शब्द है, ये टूटेगा आ धन ग धन म धन न, आगमन। तो हमारा सही उत्तर है कक्षाध्यापक, कक्षाधन अध्यापक। और मैंने बताया था यौगिक की एक खास अर्थ है, केवल एक अर्थ, तो कक्षाध्यापक माने कक्षा का अध्यापक, केवल एक अर्थ है, बाकी दूसरा अर्थ नहीं। तो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अर्थ दे रहा है, यौगिक है। बिल्कुल मजा आया। देखो एक एक चीज क्लियर करके पढ़ाया हमने और ट्रिक के साथ। तो भैया संख्या बढ़ाना अभी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक है, अभी तक लाइक आधे भी नहीं हुए हैं। ठीक है, तो जल्दी बढ़ाओ, घटाओ नहीं, बढ़ाओ, जल्दी करो बेटा, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, चलो संख्या बढ़ाते रहो, शेयर करते रहो, शेयर करते रहो भैया, संख्या बच्चों तक पहुंचाओगे बेटे तो सारे बच्चे जुड़ जाएंगे, क्योंकि जरूरत सबको है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार के कितने भेद हैं? एक कई बार क्या करता है बेटे ना, शब्द की जगह शब्द भंडार करके पूछ देता है, तो इसका अर्थ आप शब्द से ही जाने रहिएगा। व्युत्पत्ति की दृष्टि से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से जल्दी बताइए कितने भेद हैं, जल्दी करिए। ए डी बी सी, 4 डी डी, ठीक है 4,
अच्छा देखो, चार जो होते हैं, सुन लेना बेटे, चार जो होते हैं वो स्रोत या इतिहास की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, स्रोत या इतिहास की दृष्टि से चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तदभव, देशज और विदेशी, ये चार होते हैं। ठीक है, तो चार तो हमारा उत्तर होगा नहीं, जल्दी बताइए। हाँ हाँ अमित, यही है भैया, यही यही मिलेंगे आपको। हाँ, यही मिलेंगे मेरे बच्चे, और फटाफट उत्तर दीजिएगा आप लोग। चलिए, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जल्दी। क्या बात है। हाँ, तो यहां हमारा तीन। ठीक है, इसी को वही रूप वाला भी कह देते हैं बेटे, उसी को व्युत्पत्ति भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, रचना के आधार पर शब्द के रूप पहचानिए। रचना के आधार पर, तद्भव, यौगिक, तत्सम, अनेकार्थी। रचना, देखिए इसी को तीन रूप में कहते हैं बेटे। इसी को रचना भी कहते हैं, इसी को व्युत्पत्ति या उत्पत्ति भी कई बार कह देते हैं। रचना या उत्पत्ति, अब आप खुद पकड़ लिए होंगे कि कोई दिक्कत नहीं, रचना या उत्पत्ति एक ही है, बिल्कुल। यहां देखो, चूंकि रचना या उत्पत्ति की दृष्टि से एक दो तीन, तीन होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक रूढ़, नंबर दो यौगिक, और नंबर तीन योग रूढ़। ठीक है बेटा, तो यहां जो है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ तीन होते हैं, तो इनमें से केवल हमारा यौगिक दिया है। ठीक, अच्छा, तद्भव तत्सम का मैंने बता दिया कि ये स्रोत या इतिहास की दृष्टि से है, स्रोत या इतिहास की दृष्टि से है। भाई शेयर करते रहो, धड़ाधड़ शेयर करते रहो। ठीक है बेटा। हाँ, रचना, बनावट भी कहते हैं, सही कहा, रचना या उत्पत्ति या बनावट भी कहते हैं इसको। ठीक है, तीन नाम, तो तीनों नाम दिमाग में रखना बेटा, क्योंकि कई बार इनका इन्हीं को दे करके परेशान कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। कैंची किस भाषा का शब्द है? जल्दी बताइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैंची किस भाषा का शब्द है? अमिता जी फिलहाल तो जहां है बढ़िया है। कैंची किस भाषा का शब्द है? फारसी का है, तुर्की का है, अरबी का है, अंग्रेजी का है? जरा मैं देखूं कौन कौन बता रहा है। अरे क्या बात है, विशाल जी, नेहा जी, रोनी जी, चुन्नू जी, उषा जी, कंचना जी, राहुल जी, क्या बात है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। जो है कैंची जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए संख्या पर ध्यान रखिएगा बेटा, बस प्लीज। आलमारी किस भाषा का शब्द है? यह क्वेश्चन भी खूब आता है, खूब पूछा जाता है कि आलमारी किस भाषा का शब्द है। पुर्तगाली है, जापानी है, डच है, स्पेनिश है, किस भाषा का शब्द है आलमारी? जल्दी बताइएगा। क्या बात है, ए बी ए न। देखो बेटे मैं बताऊं, हाँ, ए का उत्तर रिंकू जी, प्रिया जी, सोनम जी, जो भी ए का उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल देखो, जापानी भाषा में सबसे चर्चित शब्द है रिक्शा। जापानी भाषा का सबसे चर्चित शब्द क्या है? रिक्शा शब्द, जो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा संख्या दिखिए, संख्या देखे रहिएगा भाई, संख्या बढ़ाए रहिए, घटनी नहीं चाहिए, बढ़नी चाहिए। शेयर करेंगे, एक बार झूम से शेयर करेंगे, एक बार झूम के शेयर करेंगे। ठीक है, एक बार जोर से शेयर करेंगे। देखो, मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, नोट कर। नंबर एक सुन लो बेटा, देखो सबसे ज्यादा जो शब्द आपसे पूछे जाते हैं वो, एक तो पुर्तगाली पूछे जाते हैं, दूसरे आपसे जो पूछे जाते हैं वो फ्रांसीसी के शब्द पूछे जाते हैं, तीसरे जो आपसे पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके जापानी के शब्द पूछे जाते हैं, चौथे जो पूछे जाते हैं वो चीनी भाषा के शब्द पूछे जाते हैं,
तो पुर्तगाली, फ्रांसीसी, जापानी, चीनी, और पांचवा में कुछ पूछे जाते हैं तो पश्तो भाषा के शब्द पूछे जाते हैं। तो इन सारे शब्दों को दिमाग में रखना बेटा, इनके शब्दों को अच्छे से तैयार कर लेना, इनको क्या कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना, और अपने आप आपका काम बढ़िया बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लोटा किस प्रकार का शब्द है? देशज, विशेषज, तद्भव, तत्सम। लोटा कैसा शब्द है? देशज है, विदेशज है, तद्भव है, तत्सम है, कैसा है? चलिए ए, ए, क्या बात है गोपाल जी, आरव जी, लोकेश जी, रवि जी, क्या बात है, बहुत अच्छा, बिल्कुल बेटा। देखो लोटा शब्द जो है ये देशज है। कुछ शब्द याद कर लेना जो बार बार पूछे जाते हैं, लोटा, हुनगी, जूता, धड़ाधड़, ठीक है, लोटा, फुनगी, जूता, धड़ाधड़। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जो ध्वनि सूचक शब्द हो, कौन शब्द हो बेटे? ध्वनि सूचक शब्द। जो ध्वनि सूचक शब्द होते हैं वो प्राय देशज शब्द होते हैं, ये भी ध्यान में रखना। जो ध्वनि, जैसे धड़ाधड़, फड़ाफड़, न, तो ये ध्वनि सूचक शब्द होते हैं जो वो प्राय देशज होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हल्दी का तत्सम रूप है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। स्वाति जी बफरिंग नहीं हो रही मेरे बच्चे, अपने नेटवर्क में आ जाओ। ठीक है, तो देखो हल्दी, हल्दी में चलो हल्दी तो काट देते हैं, आमल, आम कला ये भी काट देते हैं। अब समस्या दो जगह बच्चों को फंसती है कि हल्दी का हरिद्रिका होती है कि हरिद्रा होती है। क्या बात है, क्या बात है मिथिलेश जी, पलामू टाइगर जी, राजेश जी, बिल्कुल, हल्दी का तत्सम हरिद्रा होता है, हरिद्रिका नहीं होता है बेटा, नोट करना, हरिद्रिका नहीं होता है, क्या होता है? हरिद्रा होता है। ठीक है, और शेयर करते रहेंगे, एक बार लाइक भी करते रहेंगे और शेयर भी करते रहेंगे। ठीक, हरिद्रा होता है बेटा, है, हरिद्रा होता है, क्लियर, नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्सर इसमें होता क्या है, बच्चे हरिद्रा और हरिद्रिका में तुरंत कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में से कौन सा होगा, हरिद्रा होगा कि हरिद्रिका होगा। ठीक, तो इसका शुद्ध शब्द क्या होता है मेरे बच्चे? हरिद्रा होता है, हरिद्रिका नहीं होता है। ठीक है, चलो, अच्छा यार एक चीज और सुनो, देखो अब जब पढ़ ही रहे हो तो थोड़ा सा और एक बात, देखो अगर हम तत्सम शब्द की बात करें, क्योंकि चार शब्द दिएगा कि इसमें कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, तो हमें कई बार दिक्कत होती है कि गुरुजी कोई ट्रिक नहीं है, कैसे पहचाने कौन तद्भव कौन तत्सम है। तो इसका मैं आपको तरीका बताता हूं। तत्सम शब्द वे होते हैं, वे शब्द जो पढ़ने में थोड़े कठिन व शुद्ध लगते हैं, वे शब्द जो पढ़ने में थोड़े कठिन व शुद्ध लगते हैं वे तत्सम होते हैं। जैसे हरिद्रिका, देखो ये पढ़ने में ही मजा नहीं आ रहा, लग रहा है कि अशुद्ध है ना, लेकिन हरिद्रा, हरिद्रा एकदम सही है। तो इस तरह से ये ट्रिक अगर आप लोगे तो इससे तत्सम शब्द बड़े आसानी से पकड़ लोगे। ठीक है, चलो अगला, लालटेन शब्द है, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। जल्दी बताना बेटा, जल्दी बताना, यह भी प्रश्न खूब आता है, खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है, लालटेन कैसा शब्द है? जल्दी बताना, फटाफट बताना बेटा, लालटेन कैसा शब्द है? जल्दी बताना बेटा। ठीक है, हाँ, ठीक, वेरी गुड, मैं देख रहा हूं, वाह क्या बात है, बिल्कुल। अच्छा अब मुझे आप कमेंट करके बताएं कि किस भाषा का है, जल्दी करिए, जल्दी करिए, किस भाषा का है?
जल्दी मैं देखूं किसका उत्तर सबसे पहले आ जाता है, सबसे पहले किसका आ जाता, देशज नहीं पलामू टाइगर जी, ना 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 मेरे बच्चे, गलती मत करना, विदेशी भाषा का शब्द है, जल्दी बताना कि किसका उत्तर पहले आ जाता है। ठीक है, फ्रेंच, पुर्तगाली। अच्छा एक काम करो, ये आपके लिए जो है होमवर्क है, कल ढूंढ के लाना, कल ढूंढ के लाना, और आते ही हम पहले आपसे यही पूछेंगे, आते ही पहला कमेंट सबका यही होना चाहिए कि किस, इसी बहाने एक शब्द याद हो जाएगा, कल खोज के लाना। चलो अगला, निम्नलिखित में एक शब्द योग रूढ़ है, जल्दी बताना है। अभी मैंने पीछे आपको बताया था, पीछे बताया था मैंने, अगर जरा भी ध्यान देंगे तो काम बन जाएगा, जल्दी बताना ना। चलो जो है एक शब्द योग रूढ़ है, कौन सा है, रेलगाड़ी, रसोई घर, डाकखाना या जलज। हाँ पकड़ लिए सारे एक साथ, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड वकअप, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, एकदम सही उत्तर दिया है आप लोगों ने। देखो अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि पानी के किसी भी पर्यायवाची, पानी के किसी भी पर्यायवाची के अंत में, पानी के किसी भी पर्यायवाची के अंत में अगर ज लगा हो, द लगा हो या धी लगा हो, ठीक है, तो वह क्या होता है, योग रूढ़, तो वह योग रूढ़ होता है। देखिए अब यहाँ जल, जल माने पानी, अंत में ज लगा है, इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। रेलगाड़ी ये संकर शब्द है बेटा, संकर शब्द है, रेल शब्द अंग्रेजी का है और गाड़ी शब्द हिंदी का है, तो दो अलग अलग भाषा के शब्द मिल गए, तो ये संकर शब्द है। ठीक है, दूसरा रसोई घर, रसोई के लिए घर ना, ये आपका यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द। डाक खाना, ठीक, ये भी यौगिक में आ जाएगा, दो अलग अलग शब्दों से मिला है, ठीक, और जलज हमारा इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जरा उत्साह बनाए रखो, जल्दी जल्दी। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, हाँ ठीक है, जल्दी बताना, दिया ढिबरी अच्छा कोई बात नहीं, चलो जल्दी जल्दी बताओ बेटा, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, विकारी, अविकारी, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विलोम, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज, जल्दी बताना, जल्दी उत्तर दो। डी, क्या बात है रवि जी, नेहा जी, हाँ हाँ बिल्कुल, पिंटू जी, सुरभि जी, हाँ मदन जी, सारिका जी, क्या बात है, बिल्कुल डी। देखो बेटे याद रखना, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं, तत्सम, तद्भव, नहीं तद्भव, ठीक है, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। ठीक है, तद्भव कौन है, जो संस्कृत से आए हैं पर विकृत हो गए ना, जैसे संस्कृत में अग्नि थी, संस्कृत में क्या थी, अग्नि थी, यहां आकर आग हो गई, तो आग तद्भव हो गया, जो विकृत हो गए। तत्सम कौन है, जो बिल्कुल संस्कृत की तरह, अभी मैंने पीछे बताया आपको कि जैसे वहां अग्नि थी तो यहां भी अग्नि है। देशज जो उत्पत्ति ज्ञात नहीं है, और विदेशज जो दूसरी भाषा से ले लिए गए। नेट देखा दे रहा है स्वाति कुमारी जी, कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे चलते रहो, देखते रहो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, चाय आगत शब्द है, चाय कहाँ खूब पीते हो सुबह शाम, धड़ाधड़ का जो है, जब जरा भी है जरा भी थक जाते हो तो कहते हो लाओ एक कप चाय बना के पी लेते हैं, थोड़ा फिर से ऊर्जा, यद्यपि ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, कभी भी थकान मिटाने के लिए चाय नहीं पीना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर है तो क्या बात है, एकदम सही उत्तर, एकदम सही उत्तर दिया है सब लोगों ने। चाय जो है ये चीनी भाषा का शब्द, कहां से आया है, चीनी भाषा से। एक्चुअली मैं आपको बताऊं एक चीज ध्यान रखना, कभी भूलेगा ही नहीं, चाय की उत्पत्ति जो हुई है ना, चाय की उत्पत्ति ही चीन में हुई, चाय की
उत्पत्ति ही चीन में हुई है। चीन वालों ने ही सबसे पहले इसको शुरू किया था, खेला तमाशा। अंग्रेज वहां से ले आए, अंग्रेज वहां से लाए और लाकर इसका व्यापार करने लगे। ठीक है, तो इसका काम चीन से हुआ ही है, अब कभी नहीं भूलोगे बेटा ना। चलो, उर्दू आगत शब्द है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं देखूं जरा कितने लोग बिल्कुल अलर्ट हैं। उर्दू किस भाषा से आया है? हाँ, चलो जरा बताना बेटा, उर्दू किस भाषा से आया? हाँ, चीन से चाय आई है। भैया देखो, चीन वालों ने हर वही चीज बनाई जो नुकसानदायक, सही बता रहा हूं, चीन वालों ने हर वही चीज बनाई जो नुकसानदायक हो। ये शुरू के ही सत्यानाशी हैं, ये पैदाइशी ही सत्यानाशी हैं, इन्होंने वही बनाई ना। सोच समझकर उत्तर देना, सोच समझकर उत्तर देना रिंकू, बिल्कुल। हाँ, पिंकी जी, नेहा जी, जो है नेहा गुप्ता जी, क्या बात है। देखो बेटे, एक बात ध्यान रखना, उर्दू जो है ये पश्तो भाषा का, ठीक है। हाँ, अच्छा, ओ हो, सॉरी 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 सॉरी, देखो हमारा भी दिमाग दूसरी तरफ घूम गया था ना। ये तो तुर्की का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। मैं थोड़ा सोचने कुछ दूसरा, तुर्की का है, पश्तो का नहीं है यार, क्षमा करें, तुर्की का है। ठीक है, उर्दू जो है, ये जो है, हाँ, तुर्की भाषा का शब्द, ये पश्तो से कहां से आ जाएगा? पश्तो से आ ही नहीं सकता। ठीक है, चलो अगला, निम्न में तत्सम शब्द है। अब देखो, यहां जो मैंने आपको ट्रिक बताया था वो प्रयोग करने में काम देगा। जैसे मैंने कहा था ना कि वे शब्द जो पढ़ने में कठिन हो, क्या हो? मैंने कहा था ना, जो पढ़ने में कठिन हो और शुद्ध लगे, तो वो होते हैं तत्सम। अब जरा यहां देखना, जैसे खीर, खीर तो यार पढ़ने में आसान लग रहा है, खेत भी बहुत आसान लग रहा है, कोयल भी बहुत आसान लग रहा है, लेकिन कृष्ण, कृष्ण पढ़ने में थोड़ा सा कठिन लग रहा है ना। तो इसलिए अब देखो, मैं बता रहा हूं, खीर जो होता है बेटा, इसको क्षीर लिखा जाता है, खेत को क्षेत्र लिखा जाता है, कोयल का कोकिल होता है। तो अब आप खुद पढ़कर देखो, अगर ये लिखे हो तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कठिन है। तो इसलिए बहुत बढ़िया ट्रिक आपको दिया हमने, बहुत बढ़िया ट्रिक दिया कि जो प्रश्न जो है, जो शब्द पढ़ने में थोड़ा कठिन लगे और लगे शुद्ध है, वही, क्या बात है मोहम्मद साद जी, क्या बात है। ठीक है, हाँ, चलो, अचार किस भाषा से आया शब्द है? हाँ, ये अचार जो है, कि बहुत खाते हो भैया, बहुत खाते हो अचार, आम का अचार, कटहल का अचार है कि नहीं, नींबू का अचार, आंवले का अचार, किस भाषा से आया शब्द है? जरा बताना। इसका एक क्वेश्चन आप पीछे सॉल्व कराए हो, अब इतना ट्रिक दे दिया, पीछे सॉल्व कराए हो एक क्वेश्चन। और लाइक करते रहना, सारे लोग लाइक करते रहना। चलो बेटा जल्दी बताओ, क्या बात है। अचार, हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है भैया, पूछा जाता है यार न। पुर्तगाली से आया है, कहां से आया है? पुर्तगाली से। अब जब अचार खाना तो समझ लेना कि पुर्तगाली, जैसे अचार मुंह में डालना तुरंत कहना पुर्तगाली न। हाँ, ठीक है, जैसे अचार मुंह में डालना तुरंत पुर्तगाली कह देना, समझ में आ जाएगा। चलो, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। देखो बेटा, अब जो शब्द कठिन हो, पढ़ने में सही हो, वो समझ लेना कि तत्सम है, उनके अलावा तद्भव। जैसे रात्रि, ठीक है, पढ़ने में बढ़िया रख रहा है यार, पंख भी ठीक लग रहा है। कार और देव, जल्दी बताना, जल्दी बताना। देखो, अब देखो, रात्रि तो पढ़ने में सही है, सही है कि नहीं? अब जरा सा यहां बताना, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं ना। अरे यार, कार तो केवल परेशान करने के लिए दे दिया गया है, कार माने कार अंग्रेजी का शब्द है, इसका तद्भव तत्सम से कोई लेना देना ही नहीं है। अब बताना, रात्रि भी सही है, देव भी सही है, हाँ, अब सही उत्तर पर आए हैं। ठीक है, पंख, ठीक, चलिए, आसान है, कठिन नहीं।
योग रूढ़ शब्द कौन सा है, जरा इसमें मैं देखूं, इसमें देखूं कैसे पकड़ लेते हैं। कान, नाक, घुड़सवारी और पंकज, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? जल्दी बताना बेटा, जल्दी बताना, और शेयर और लाइक करते रहना। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? जल्दी बताना बेटे। क्या बात है, पकड़ लिए हैं, एकदम सही पकड़े हैं, एकदम सही पकड़े हैं। ये सी वाले नहीं है सोनम कुमारी जी, कहां भाग रही हो? अरे मेरे बच्चे, क्या मैंने आपको बताया था? पंक धन जो। एक बात नोट करो, फिर से नोट करो। अगर, अब एक नई ट्रिक भी ले लो। अगर किसी शब्द के अंत में, अगर किसी शब्द के अंत में ज लगा हो, जो जन्मा, किसका अर्थ देता हो? जो जन्मा का अर्थ देता हो, तो ऐसा शब्द योग रूढ़ होगा। लो बेटा, सब ट्रिक दे दिया। क्या? कि अगर किसी शब्द के अंत में ज लगा हो जो जन्मा का अर्थ देता हो, तो वो हमेशा रूढ़, योग रूढ़ होगा। तो पंक धन ज, पंक का मतलब है कीचड़, कीचड़ में ज माने जन्मा, तो जब यहाँ ज आ गया, जन्मा का अर्थ दे रहा है, तो ये सीधे सीधे योग रूढ़ हो गया। और सुनो बेटा, का न, इसको जब तोड़ोगे तो का अलग न अलग, वर्णों में टूट रहा है, इसका मतलब ये रूढ़ है। ना क, ना अलग क अलग, वर्णों में टूट रहा है, इसका मतलब ये रूढ़ है। घुड़सवारी, घुड़ धन सवारी, दो शब्दों में टूट रहा है, पर घुड़सवारी माने घोड़े की सवारी, केवल एक अर्थ। और मैंने कहा था, जब कोई शब्द दो शब्दों में, कम से कम दो शब्दों में टूटे और केवल एक अर्थ दे, तो वो हमेशा यौगिक होता है। क्या होता है बेटा? यौगिक। और कई अर्थ दे, हम एक ले बाकी को छोड़ दे, तो योग रूढ़ होता है ना। जैसे पंकज, पंकज माने मैंने बताया ना कीचड़ में जन्मा। अब देखो, कीचड़ में काई भी पैदा होती है, कीचड़ में कमल भी पैदा होता है, कीचड़ में कुमुदनी भी पैदा होती है, कीचड़ में शैवाल भी पैदा होती है, कीचड़ में जो है ये सब। लेकिन हम पंकज का अर्थ न काई लेते हैं, न कुमुदनी लेते हैं, न शैवाल, केवल कमल। इसलिए ये योग रूढ़ है कि कई अर्थ है, हमने एक लिया बाकी को छोड़ दिया। नेहा का क्या अर्थ? नेहा माने नेह से बना है, नेहा प्रेम करने वाली, ठीक है। तो कमल, तो ध्यान से समझ में आ गया। और ये ट्रिक भी मैंने दे दिया कि अगर किसी शब्द के अंत में ज लगा हो और वो जन्मा का अर्थ देता हो, तो समझ लेना कि योग रूढ़ है, ठीक है। चलिए अगला, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने रूप हैं? उत्पत्ति, तो वही मैंने आपको बताया तो अभी पीछे, कि चाहे आपको जो है बनावट कह दे, चाहे उत्पत्ति कह दे, ठीक है, चाहे रचना कह दे, इनके आधार पर तीन होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग, ठीक है। चाहे उत्पत्ति कह दे, बनावट कह दे, रचना, खेला तमाशा एक ही है, नाम अलग अलग। नेक्स्ट, तो बस आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चे। मिलते हैं कल 7 बजे। लेकिन थोड़ा सा संख्या का आप लोग ध्यान रखें, और संख्या बिल्कुल मन माफिक। मैंने आज सोचा था कि 1000 प्लस हो जाएंगे हम लोग, 1000 प्लस हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, नहीं पीछे 4 नहीं बताया बेटे, वहां इतिहास। अच्छा एक मिनट, मैं देख लेता हूं, मैं देख लेता हूं। अगर ऐसी बात है तो मैं तुरंत चेक कर लेता हूं, मैं तुरंत चेक कर लेता हूं बेटे। अगर ऐसी बात है तो मैं तुरंत चेक कर लेता हूं, ऐसा नहीं होगा। अगर, वेरी गुड, दैट्स गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ सही कहा आपने बेटा, बहुत अच्छा मेरे बच्चे। देखो, दिमाग से बात उतर जाती है एक आध बार, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल,
ये स्रोत है ना, स्रोत या उत्पत्ति है, सही कहा आपने, स्रोत या उत्पत्ति। चार होता है देश तद्भव, धन्यवाद मेरे बच्चे, तद्भव तत्सम देशज और विदेश। ठीक है, हाँ बेटा थोड़ा दिमाग दूसरी तरफ चला गया था, ध्यान दूसरी तरफ था। ठीक है,